नमस्कार भैया बहनों। आज के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। उम्मीद करती हूँ पिछला वीडियो आप लोगों ने देखा होगा और पढ़ा भी होगा, काम भी आप लोगों का पूरा होगा। आज नए पाठ की शुरुआत करते हैं। आज का पाठ है 3, उसका नाम है हिमालय की बेटियाँ। अब यहाँ पर हिमालय की बेटियों का क्या मतलब है, पहले तो पाठ का अर्थ समझते हैं कि हिमालय की बेटियाँ मतलब क्या है। अब हिमालय कोई आदमी तो है नहीं या फिर कोई औरत तो है नहीं जिसके कोई बेटा बेटी हो, ऐसा कुछ है नहीं। हिमालय की बेटियाँ मतलब कि हिमालय से जो नदियाँ निकलती हैं उन्हें कहते हैं हिमालय की बेटियाँ। अब हिमालय से अनेक प्रकार की नदियाँ निकलती है, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सतलुज, ठीक है। इसी प्रकार से अनेक सारी नदियाँ निकलती है, लेकिन इस पाठ में खासकर दो नदियों के बारे में बात की गई है। एक तो सिंधु नदी और एक ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। इन दोनों नदियों के बारे में बात करेंगे कि हिमालय जो लेखक है, जो हिमालय के बारे में, जो हिमालय की ये बेटियां हैं और हिमालय के बारे में क्या क्या बातें कर रहा है, ठीक है। उसके बारे में आज हम लोग पाठ को पढ़ेंगे। तो पाठ शुरू करते हैं, हिमालय की बेटियां। तो ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था, बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है? हिमालय की बेटियों की बात हो रही है। हिमालय की बेटियाँ कौन? गंगा और ब्रह्मपुत्र, सिंधु और ब्रह्मपुत्र की बात हो रही है। लेखक कह रहा है कि मैंने उन्हें दूर से देखा था, बड़ी गंभीर लग रही थी, शांत लग रही थी, अपने आप में खोई हुई लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ सोच रही हो, ठीक है। संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी, यानी कि एक विदुषी महिला की तरह प्रतीत होती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। यानी कि ये जो नदियाँ निकल रही है, इनसे इधर उधर जाकर के फिर समुद्र में मिल जाती है, हिमालय से निकलती है, इनके ऊपर बांध बनाए जाते हैं और फिर ये लंबी दूरी तय करके लास्ट में अंतिम रूप से समुद्र रूप में विलय हो जाती है, यानी कि मिल जाती है। तो इनके लिए लेखक के मन में आदर और श्रद्धा का भाव है। अब देखो आगे क्या कह रहा है। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह इनकी धाराओं में डुबकियां लगाया करता था। यानी कि लेखक कह रहा है कि जब ये नदियाँ गुजरती थी तब मैं जब ये नदियाँ गुजरती है तब मैं इनकी गोद में, यानी कि इनके पानी में खेलता था। तो मुझे ऐसा लगता था जैसे कि मामी की गोद हो, मासी की गोद हो, या फिर दादी माँ की गोद हो, या मेरी माँ की गोद हो, ऐसा मुझे महसूस होता था। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। यानी कि जब लेखक हिमालय के ऊपर कंधे का मतलब है हिमालय की चोटी के ऊपर जब लेखक चढ़ा था, तब उसे ये सब कुछ देखने में लगा। उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि यहाँ पर तो बात कुछ और ही है। भाई क्या बात हो सकती है? तो देखो आगे क्या कहता है। मैं हैरान था कि ये दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदान में उतरकर विशाल कैसे हो जाती है। यानी कि मैं सोच रहा था कि जब ये हिमालय के अंदर से निकलती है तो ये छोटी सी होती है, अपना विस्तार बहुत बड़ा नहीं होकर के छोटा होता है। लेकिन जब ये बाहर समतल मैदानों में समान रूप से जहाँ पर धरती समतल हो वहाँ पर जब ये उतरती है तो इतनी विशाल कैसे हो जाती है, ठीक है। इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी यही भावभंगी, इनका यही उल्लास कहाँ गायब हो जाता है मैदान में जाकर। यानी कि कवि कहना चाहता है कि जब ये हिमालय के अंदर होती है, हिमालय से जब ये निकलती है, तब जो इनके चेहरे पर जो भाव होता है वो कुछ अलग ही होता है। लेकिन जब यही नदियाँ समुद्र की ओर जाने के लिए
खुले मैदान में, समतल मैदान में निकलती हैं, तभी इनकी हंसी, इनकी मुस्कुराहट कहाँ गायब हो जाती है। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर। यानी कि कवि कह रहा है कि मेरा मन जब मैं किसी लड़की को देखता हूँ तब भी नहीं अटकता, या फिर मैं किसी कली यानी कि किसी खिलते हुए फूल की जब कली देखता हूँ तब भी मेरा ध्यान इतना नहीं अटकता जितना मैं इन नदियों को देख करके मेरा मन विस्मय हो जाता है, यानी कि मैं आश्चर्यचकित हो जाता हूँ। कहाँ ये भागी जा रही है, वह कौन सा लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है। यानी कि कवि कह रहा है कि ये नदियाँ हिमालय से निकलकर कहाँ भागी जा रही है, इतनी क्यों भाग रही है, क्या है इनका लक्ष्य जिसको ये प्राप्त करना चाहती है। अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है तो वह कौन सा है जो इनकी प्यास मिटा सकेगा। यानी कि भाई हिमालय तो नदियों का पिता है, फिर भी ये हिमालय को छोड़ कर के दूसरे समुद्र की ओर जा रही है। क्या है वहाँ पर, क्यों जा रही है, क्या हिमालय से ज़्यादा उनको वो प्रेम मिलेगा, वो प्यार मिलेगा। लेकिन फिर भी आगे कह रहा है कवि, बर्फ़ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, मधुर आदित्यकाएँ, सरसब्ज उत्पिया का ऐसा है इनकी लीला निकेतन। यानी कि अब ये कहाँ जा रही है, हरी भरी इनके पास में घाटियाँ हैं, पेड़ पौधे हैं, हर प्रकार की सुख सुविधाएं हैं, लेकिन फिर भी इन सुख सुविधाओं को छोड़कर ये कहाँ जा रही है। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीड़, शेरों, चिनार, सफ़ेदा केले के जंगल में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। कौन जाने बूढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। यानी कि यह नदियाँ जब आगे निकल जाती हैं तब इनका पिता बूढ़ा हिमालय इनको याद करके कितना रोता होगा, कितना बेचैन होता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उसके पास कुछ और रखा ही नहीं है। यानी कि जब हिमालय की चोटियों से जाकर के पूछते हैं तब वो मौन हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास बोलने को कोई शब्द भी नहीं होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही पाठ काफ़ी है, क्योंकि पाठ बड़ा लंबा है, इसलिए हम अगले क्लास में इस पाठ को ख़त्म करेंगे। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद। काम समय पे पूरा करते रहना भाई। ठीक है, ओके।